पिछली क्लास में अपनों ने सेल बायोलॉजी की एक बेसिक स्ट्रक्चर देखी थी कि मतलब सेल किसे कहते हैं, उसके बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या खोजे की। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था। उसके बाद में हम लोगों ने फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो आज अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फोस्फोलिपिड किसे कहते हैं। देखिए, फैटी एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोर, इनके साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उससे अपने फोस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है। अब अपने OH ग्रुप के आधार पर अपने OH ग्रुप कितने लगते हैं? दो तरह के लगते हैं। एक तो होता है ग्लिसरॉल और एक होता है स्फिंगोसिन। तो OH ग्रुप के आधार पर जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड, एक होता है स्फिंगोसिन बेस्ड फोस्फोलिपिड। तो ये आपको याद रखना है। जो ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड है, तो पहले आपको ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे ये 2 कार्बन है, इसके साथ क्या है, फैटी एसिड ऐड हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 फैटी एसिड हैं वो जुड़ गए। ये ग्लिसरॉल है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब हमने कल क्या पढ़ा था कि जो फैटी एसिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एम्फीपैथिक होते हैं। मतलब इनके अंदर एक पोलार हेड होता है और एक नॉन पोलार टेल होती है। और जब ये पोलार हेड और नॉन पोलार टेल है, ये एम्फीपैथिक गुण रखते हैं, इसलिए ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक इस तरह की लिपोसोम स्ट्रक्चर बनती है। ये बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तो पोलार हेड है, एक नॉन पोलार टेल है। जब अपने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, जैसे लिपिड को हमने जो एम्फीपैथिक लिपिड हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको अगर अपने ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिपोसोम स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि ये देखिए, ये तो वाटर के अटैचमेंट में है और ये भी अंदर, इनके अंदर भी वाटर अटैच में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये नॉन पोलार ग्रुप है। तो नॉन पोलार ग्रुप मिलके क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं जो क्या है, वाटर हीटिंग है। और इसी तरह से क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर स्ट्रक्चर बनती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये टेल है, ये तो काफ़ी बड़ी है लेकिन हेड अभी छोटा है। तो अपने को हेड बड़ा करना है। हेड बड़ा करने के आधार पर मतलब यहाँ पे अपने क्या जोड़ेंगे, एक पोलार ग्रुप जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हेड बड़ा हो जाएगा। और जब ये हेड बड़ा होगा तभी तो ये एम्फीपैथिक बनेगा ना, कि एक तो इसका पोलार हेड है वो वाटर लविंग है, एक नॉन पोलार टेल है वो वाटर हीटिंग है। तो यहाँ पे टेल कितनी है, 2 टेल है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसी जैसे ये पोलार ग्रुप अपनों ने ऐड किया, तो इसके आधार पर जो ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड हैं वो 6 टाइप के होते हैं। फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन, फॉस्फेटाइल कोलिन, सेरीन, इनिसिटोल, ग्लिसरॉल और डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन CSIR नेट में कंफर्म बनता है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है और इन्हीं से क्वेश्चन कई बार रिपीट भी पूछा जाता है। तो आपको याद क्या करना है इसके अंदर, देखिए फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन होता है, उस पर नेट चार्ज 0 होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन। फॉस्फेटाइल सेरीन की बात अपने बाद में करेंगे, पहले अपने देखते हैं फॉस्फेटाइल कोलिन की। तो यहाँ पे फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन पे चार्ज क्या है, 0। फॉस्फेटाइल कोलिन पे भी नेट चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। फॉस्फेटाइल सेरीन और फॉस्फेटाइल इनिसिटोल, इस पे नेट चार्ज नेगेटिव होता है और इनमें भी नेट चार्ज नेगेटिव होता है। फॉस्फेटाइल सेरीन और फॉस्फेटाइल इनिसिटोल, इनमें एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से किस में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं, ठीक है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल और डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल है उसके अंदर क्या है कि इसमें ना जो पोलार हेड है और जो नॉन पोलार टेल होती है ना, वो 4 तरह की होती है। मतलब 4 पाँव वाला मेम्ब्रेन लिपिड इसको कहा जाता है, किसको, डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल को। फॉस्फेटाइल जो ग्लिसरॉल है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर और माइटोकॉन्ड्रिया में।
और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो दोनों लिपिड हैं वो प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन 4 से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। तो इनके अंदर क्या है कि फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन है। अब ये फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन क्यों है, जैसे देखिए अदर क्लासेस के अंदर क्या होता है कि इनकी बहुत डीप स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, फिर आपको बताया जाता है कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। इतना अपने को ध्यान नहीं देना। स्मार्ट स्टडी करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्या क्वेश्चन बनता है इनसे। ऐसे तो आपकी मैं पूरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर वो लेक्चर 1 आवर का हो जाएगा, 2 आवर का हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बस इतना याद रखो कि यहाँ से क्वेश्चन बन क्या रहा है। तो फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन पर नेट चार्ज नेगेटिव होता है, फॉस्फेटाइल कोलिन पर भी नेट चार्ज नेगेटिव होता है, फॉस्फेटाइल सेरीन और फॉस्फेटाइल इनिसिटोल पे नेट चार्ज एक नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है। अब अपने बात करते हैं फॉस्फेटाइल इनिसिटोल की, जो कि इम्पोर्टेंट है। फॉस्फेटाइल इनिसिटोल के साथ अगर अपने 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेटाइल इनिसिटोल बिस फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, फॉस्फेटाइल इनिसिटोल बिस फॉस्फेट। इस बिस फॉस्फेट को अगर अपने फॉस्फोलाइपेज सी से अगर अपने इसको ट्रीट करेंगे तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फॉस्फोलाइपेज सी से अगर अपने इसको ट्रीट करेंगे तो अपने को पी आई नहीं IP3, तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा IP3 और DAG। ठीक है, IP3 और DAG क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। IP3 और DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। अब अपने बात करते हैं फॉस्फेटाइल सेरीन की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए फॉस्फेटाइल सेरीन है वो अपने देखते हैं जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इसका कौन सा फेज़ हुआ, साइटोसोलिक, और ये हुआ एक्सोप्लाज्मिक फेज़। तो ये जो फॉस्फेटाइल सेरीन है वो ज़्यादातर साइटोसोलिक फेज़ पे ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये फॉस्फेटाइल सेरीन साइटोसोलिक फेज़ की जगह अगर ये एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पे चला जाए तो क्या होगा, ये एक सिग्नल देता है फॉस्फेटाइल सेरीन। अगर ये एक्सोप्लाज्मिक साइट पर है तो ये सिग्नल देता है ईट मी सिग्नल ऑन एपोप्टोसिस का। मतलब ये कहता है सेल एपोप्टोसिस, जो सेल एपोप्टोसिस कर रही होती है ना, उसकी एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पर फॉस्फेटाइल सेरीन पाया जाता है। इसलिए ज़्यादातर फॉस्फेटाइल सेरीन है वो साइटोसोलिक फेज़ पे ही देखने को मिलता है। अगर ये एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पे चला गया तो क्या होगा, सेल एपोप्टोसिस हो जाएगी और कोई भी फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा उस सेल को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि फॉस्फेटाइल सेरीन कहाँ पे पाया जाता है, साइटोसोलिक फेज़ पे पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अपने कैसे पता करें कि एक सेल के अंदर फॉस्फेटाइल सेरीन है वो एक्सोप्लाज्मिक साइट पर है या साइटोसोलिक फेज़ पर है। अब बताइए कैसे पता करें कि ये फॉस्फेटाइल सेरीन है वो साइटोसोलिक फेज़ पे है या फिर एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पर है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, एक एनेक्सिन 5 का फ्लोरिसेंट एनेक्सिन 5 का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए एनेक्सिन 5। ये एनेक्सिन 5 क्या है, फॉस्फेटाइल सेरीन से बाइंड होने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉस्फेटाइल सेरीन के लिए। तो अगर ये एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पर है तो एनेक्सिन 5 है वो फॉस्फेटाइल सेरीन से बाइंड हो जाएगा और हमें फ्लोरेसेंस आ जाएगा, हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ फॉस्फेटाइल सेरीन एक्सोप्लाज्मिक फेज़ पर है और वो सेल एपोप्टोसिस कर रही है। अगर फॉस्फेटाइल सेरीन से एनेक्सिन 5 बाइंड नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फेटाइल सेरीन कहाँ पे है, साइटोसोलिक साइट पर है। तो ये आपको पता लग गया। अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि फ्लोरिसेंट टैग्ड एनेक्सिन 5 का यूज़
एपोप्टिक सेल को पहचानने में किया जाता है, क्योंकि ये फॉस्फेटाइल सेरीन से बाइंड हो जाते हैं। कौन बाइंड हो जाता है? एनेक्सिन 5 बाइंड हो जाता है। और अगर फॉस्फेटाइल सेरीन मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर है तो ये उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि वो सेल एपोप्टोसिस कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बचता है जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, ये तो हो गए ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड। और अब अपने बात कर रहे हैं स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड की। तो स्फिंगोसिन की मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ जिससे आपको क्या है समझने में आसानी होगी। ये रही यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे कोलिन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है। तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है, इसमें 2 फैटी एसिड हैं और ये कौन सा है? ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटाइल कोलिन की ये स्ट्रक्चर है। अब अपने देखते हैं स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो स्फिंगोसिन बेस्ड जो फॉस्फोलिपिड अपने को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो एक ही तरह का होता है, उसे अपने कहते हैं स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन की यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये स्फिंगोसिन है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर ऐसी हुई, ठीक है, 3 कार्बन की, और स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। मतलब ये एक टेल बना रहा है, बड़ी टेल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे फैटी एसिड कितने आकर जुड़ेंगे? सिर्फ एक फैटी एसिड आकर जुड़ेगा। स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड में सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा होता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 ऑप्शन दे देते हैं कि बताइए फॉस्फेटाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन में दोनों फैटी एसिड में किस में एक फैटी एसिड जुड़ा होता है? एक फैटी एसिड चेन लेंथ पाई जाती है या फिर एक फैटी एसिड की मतलब लॉन्ग चेन होती है, टेल होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्फिंगोसिन ग्लिसरॉल बेस्ड जो फॉस्फोलिपिड हैं उनके अंदर 2 टेल पाई जाती है। ठीक है, जो डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल है ना, उसके अंदर 4 टेल पाई जाती है, लेकिन जो स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर फैटी एसिड की सिर्फ एक ही चैन होती है, मतलब एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। और जो दूसरी टेल बनाती है वो कौन बनाता है? स्फिंगोसिन खुद बनाता है, क्योंकि ये 18 कार्बन की स्ट्रक्चर है। तो आपको ये पता लग गया, ये स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आते हैं, इधर देखिए, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड कौन सा है? सिर्फ स्फिंगोमाइलिन है। और स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर आपको पता है कैसी होती है, इस तरह से इसका स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद में अब अपने देखते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, ये प्रोकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये इतने अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है? स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटाइल कोलिन, फॉस्फेटाइल सेरीन, फॉस्फेटाइल इनिसिटोल, फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन और कोलेस्ट्रॉल। सीएल का मतलब यहाँ पे क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और इनमें भी इम्पोर्टेंट क्या है? फॉस्फेटाइल सेरीन और फॉस्फेटाइल इनिसिटोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन पे आपको ध्यान देना है। अब मेरे को ये बताइए, जैसे यहाँ पे क्या है? ये है साइटोसोलिक फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये है एक्सोप्लाज्मिक फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फेस है एक्सोप्लाज्मिक और ये फेस है साइटोसोलिक। तो अपनों ने जो फॉस्फोलिपिड पढ़े हैं, चाहे वो ग्लिसरॉल बेस्ड हो या फिर स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड हों, तो वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? जो उनके अंदर सिर्फ जो 2 फॉस्फोलिपिड हैं, एक तो होता है स्फिंगोमाइलिन और एक होता है फॉस्फेटाइल कोलिन, ये एक्सोप्लाज्मिक फेस पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से वाले? स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटाइल कोलिन, ये एक्सोप्लाज्मिक फेस पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर अपने बात करें फॉस्फेटाइल सेरीन, फॉस्फेटाइल इनिसिटोल, फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन और
तो ये सभी साइटोसोलिक फेज पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपको ये बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो एनिमल में पाया जाता है, जो स्टीरोल की अपने बात करते हैं, स्टीरोल के अंदर अपने एनिमल के अंदर कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्सोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक फेज पे बराबर मात्रा में पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है इसकी बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्फिंगोमाइलिन और फोस्फेटाइलकोलिन है वो एक्सोप्लाज्मिक फेज पर है, और फोस्फेटाइलसैरीन, फोस्फेटाइल इथेनॉलमीन और फोस्फेटाइल इनिसिटोल साइटोसोलिक फेज पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये यहाँ पे ज़्यादा और कम क्यों है, इस पे अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ना अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना। लेकिन अब ये बताइए कि इनका निर्माण कहाँ पे होता है, मतलब इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए ना, कि जैसे फोस्फेटाइल इथेनॉलमीन, ठीक है, ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड है और स्फिंगोसिन बेस्ड फोस्फोलिपिड है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इनका फॉर्मेशन जैसे सेल के अंदर ही होता है, तो ये क्या है, ER है। आप ये मान के चलिए कि ये ER है और ये है गोल्गी, और इसके बाद में यहाँ पे आती है ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ER के अंदर जो बाहर की जैसे जो ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ER की मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ओके। जो स्फिंगोसिन बेस्ड फोस्फोलिपिड हैं जबकि स्फिंगोमाइलिन है, उनका फॉर्मेशन होता है ER के ल्यूमन साइट में, ठीक है। तो जैसे ये मान लो ये ER का ल्यूमन साइट है, तो ये ऐसे अंदर है, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जैसे ये गोल्गी के अंदर गया, ER से गोल्गी के अंदर गया, तो यहाँ पे जैसे ये ल्यूमन साइड है, और फिर ये धीरे धीरे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। डबल स्ट्रक्चर है ना, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हट जाएगी, इधर से हट जाएगी, और फिर ये इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब नॉर्मली आप इतना बात याद रखें ना, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि जो ग्लिसरॉल बेस्ड फोस्फोलिपिड हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो ER होती है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और जो स्फिंगोसिन बेस्ड फोस्फोलिपिड है उसका फॉर्मेशन ER की ल्यूमन साइड के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका जो फॉर्मेशन हो गया, तो ये कुछ तो बाहर हैं कुछ अंदर है, ठीक है। इनको भी एक मतलब अरेंज करना पड़ता है ताकि फोस्फेटाइलकोलिन है वो बाहर की तरफ रहे, स्फिंगोमाइलिन है वो ही बाहर की तरफ रहे, ठीक है, वो अंदर ना आ जाए। फोस्फेटाइल इनिसिटोल है, ठीक है, फोस्फेटाइलसैरीन है, तो ये अंदर रहने ज़रूरी है, साइटोसोलिक फेज पे रहने ज़रूरी है। ये बाहर चले गए तो आपको पता है क्या हो सकता है, अगर फोस्फेटाइलसैरीन अगर बाहर चला गया तो बताइए मेरे को क्या होगा, सेल एपोप्टोसिस करने लग जाएगी, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है, ये हमने अभी बताया था। तो इनको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, फ्लिपेज और फ्लोपेज करता है। फ्लिपेज एक एंजाइम है, ठीक है, फ्लिपेज और फ्लोपेज प्रोटीन है, ठीक है। तो फ्लिपेज क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्लिपेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सोप्लाज्मिक साइट पर अगर मान लो जैसे फोस्फेटाइल इनिसिटोल या फोस्फेटाइलसैरीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक फेज पे होता है, ठीक है, वो एक्सोप्लाज्मिक फेज पे चला गया, तो फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिपेज ये उन्हें एक्सोप्लाज्मिक साइट से साइटोसोलिक साइट पर लाने का काम करता है। ये काम कौन कर रहा है, फ्लिपेज। फ्लोपेज का मतलब क्या होता है कि साइटोसोलिक फेज पे अगर जैसे स्फिंगोमाइलिन साइटोसोलिक फेज पे आ गया तो ये उसे एक्सोप्लाज्मिक फेज पर लेकर जाने का काम करता है। फ्लोपेज एक्सोप्लाज्मिक फेज पे लेकर जाने का काम करेगा, फ्लिपेज एक्सोप्लाज्मिक से साइटोसोलिक फेज पर जो फोस्फोलिपिड है उन्हें लाने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।